शो में एक बार फिर खुशामदीद। सिर साहब, आप सदर अयूब खान के दौर की बात कर रहे थे कि सुपर्ब रहा, उस दौर की मिसालें इमरान खान साहब तो आज भी देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ पाक अमरीका ताल्लुकात को कि हमें धोखेबाज करार दिया गया बाद में? जी हाँ, फिर ये हुआ कि पाकिस्तान टूट गया, अलहदगी हो गई, बांग्लादेश बन गया। उस वक्त तवक्को ये था कि अमेरिका हमारी मदद के लिए आएगा, कि ये जो इंडियन इंटरवेंशन जो हुई तवक्को ये थी कि अमेरिका विल सेव अस, बहरी बेड़ा आएगा कोई। तो उन्होंने अपना बहरी बेड़ा भेज दिया बे ऑफ बंगाल में। वो जाके वहाँ खड़ा हो गया, उन्होंने किया कुछ नहीं आपके लिए कोई जहाज़ नहीं उड़े वहाँ से आपको हेल्प करने के लिए, कोई उन्होंने आपको हथियार नहीं दिए उस वक्त। उन्होंने सब कुछ रोक ही दिया, सिर्फ एक जेस्चर कर दिया कि हमने जहाज़ भेज दिया वहाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इंडियंस बेसिकली टुक ओवर बांग्लादेश एंड वी वर डिफीटेड बिकॉज वहाँ की आवाम हमारे ख़िलाफ़ हो चुकी थी। फिर ये हुआ कि भुट्टो साहब आ गए यहाँ पाकिस्तान में। अब भुट्टो साहब कहते थे कि मैं सोशलिस्ट हूँ, तो सबसे पहला रेड फ्लैग तो अमेरिका को भुट्टो नज़र आया कि ये सोशलिस्ट आ गया यार, ये क्या हुआ? हम तो कैपिटलिस्ट चाहते थे, हम सरमायादारी चाहते हैं वहाँ, ये सोशलिज्म का नारा मार रहा है, ये ना हो कि ये प्रो रशिया हो जाए ये। तो उन्होंने बड़ी कड़ी नज़र से भुट्टो को देखना शुरू कर दिया। भुट्टो साहब ने आते साल नेशनलाइजेशन शुरू कर दी, प्राइवेट सेक्टर का खात्मा करना शुरू कर दिया, ज़मीनें सीज़ कर लीं, और तो इसके साथ तो रेड फ्लैग्स बनने शुरू हो गए कि यार ये बंदा कर क्या रहा है। मगर सबसे बड़ी बात ये हुई कि 1974 में भुट्टो साहब ने सोचा कि यार 3 कैंप बने हुए हैं यहाँ, एक है प्रो अमेरिकन कैंप, एक है प्रो रशिया कैंप, हम अमेरिकन कैंप में हैं, और अब एक तीसरा कैंप बन गया है, वो नेहरू और सुकार्नो ने और टीटो ने। टीटो यूगोस्लाविया का रूलर था, सुकार्नो इंडोनेशिया का था, नेहरू का था, और चाइना। इन चारों ने मिलकर एक नॉन अलाइन मूवमेंट लॉन्च कर दिया कि हम किसी कैंप में नहीं हैं। तो हमारा तो जी चाहा भुट्टो का कि हम इस कैंप में जाएं, मगर इंडिया नहीं चाहता था कि आप उस कैंप में आएँ, और आप अमेरिका के बड़े क्लोज थे उस वक्त भी ये सारे सेंटो सीटो शीटो इनमें से चीज़ें चल रही थी, नेटो भी आने वाला था। तो भुट्टो साहब ने सोचा लो जी, मैं एक चौथा कैंप बनाता हूँ। हो कौन सा? कहा जी मैं इस्लामिक कैंप बनाता हूँ। और वो कैसे? कहा जी सारा मुल्क जो इस्लामिक है, इस वक्त 1974 में पहली दफ़ा तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई, और ऑयल बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी। और ऑयल जो था उस वक्त ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक में था, सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऑयल की वजह से वेल्थ आनी शुरू हो गई वहाँ। भुट्टो साहब ने 2-3 चीज़ें की। पहले तो उन्होंने ये कहा कि पासपोर्ट्स हर पाकिस्तानी को मिलना चाहिए। उससे पहले पासपोर्ट लेने के लिए 2 साल इंतज़ार करनी पड़ती थी। भुट्टो साहब ने पासपोर्ट खोल दिए और कहा जाओ जाके मिडल ईस्ट में जाके काम करो। उनका ख्याल था हमारा एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाएगा इन द मिडल ईस्ट वे द ऑयल इज़, एंड वहाँ से पैसे भी आएंगे पाकिस्तान, हमारे वर्कर्स जाएंगे, और वहाँ भी डिपेंडेंस हो जाएगी पाकिस्तानी वर्कर्स के ऊपर, आई.ई. और पाकिस्तान। इट वाज अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। पाकिस्तान से लोग पासपोर्ट्स लेके मजदूरी करने के लिए सारे मिडल ईस्ट में पहुँच गए। तो एक तो ये हुआ, मगर साथ साथ उन्होंने सोचा कि अब क्योंकि हमारा एक फुटप्रिंट आ गया है मिडल ईस्ट में, नाउ वी शुड सेट अप अ मुस्लिम ब्लॉक, और वो मुस्लिम ब्लॉक की लीडरशिप पाकिस्तान के पास होनी चाहिए। अच्छा, अब ये कोई मुश्किल काम था बिकॉज पैसा तो सारा सऊदी अरेबिया के पास था, लीडर भी तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का सऊदी अरेबिया था। हालांकि वहाँ भी सारी इन्वेस्टमेंट जो थी वो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट थी, मगर फिर भी। तो भुट्टो साहब ने कहा कि अब एक ही तरीका है कि मैं न्यूक्लियर वेपन बना लूँ। अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन होगा देन वी विल बी द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम ब्लॉक, बिकॉज और कोई मुल्क जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता मुस्लिम ममालिक में से। तो भुट्टो साहब लॉन्च द न्यूक्लियर प्रोग्राम, और A.Q. कादिर साहब को हॉलैंड से बुलाया और कहा शुरू कर जो सेंट्रीफ्यूगल टेक्नोलॉजी, यूज़ द यूरेनियम रूट नॉट द प्लूटोनियम रूट। इन द मीनवाइल इंडिया ने प्लूटोनियम रूट करके अपना एक स्माइलिंग बुद्धा का एक टेस्ट भी कर दिया था, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो उसका सहारा लेते हुए भुट्टो साहब ने कहा हमारा भी पीसफुल डेवलपमेंट है प्रोग्राम, और इन्होंने शुरू कर दिया। अब जैसे शुरू किया तो अमेरिका तो पागल हो गया, उन्होंने कहा यार मुसलमानों के पास न्यूक्लियर वेपन, ये तो बड़ा गड़बड़ है, ये भुट्टो तो बड़ा गलत आदमी है, सोशलिस्ट भी है, ऊपर से न्यूक्लियर वेपन ये बना रहे हैं पाकिस्तानी, कल को ये एक्सपोर्ट कर देंगे, कल को ये इसराइल के ऊपर न गिरा दें, कल को ये तो पागल लोग हैं।
तो ये भुट्टो को तो फारग करना है, इसको तो नहीं रखना, और ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलने नहीं देना। जैसे आज वो ईरान के पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा। उस वक्त लेट मिड 70s में उन्होंने ये फैसला किया भुट्टो साहब ने कि हम प्रोग्राम शुरू करना है और कहूटा में, और उधर से अमेरिका ने फैसला किया कि ऐसी दोनों नहीं करन देंगे, एंड धमकियाँ देनी शुरू कर दी कि एड कट ऑफ कर देंगे, और न्यूक्लियर पार्ट्स अगर आप कहीं से लेंगे तो वो भी कट ऑफ कर देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सिलसिला जारी था, और अगली इलेक्शन पहुंच गई। भुट्टो साहब ने 1974 में इस्लामिक समिट कर दी लाहौर शहर में, आपको अपने टेक्स्ट बुक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहाँ गद्दाफ़ी साहब आए, गद्दाफ़ी स्टेडियम को लिए पैसे दिए, गद्दाफ़ी स्टेडियम बन गया क्रिकेट का। शुरू में फंडिंग गद्दाफ़ी साहब की तरफ से भी आई फॉर आर न्यूक्लियर प्रोग्राम, खुफिया तौर पे। बहरहाल अमेरिकन CIA बड़ी एक्टिव थी, तो उन्होंने देख लिया कि ये तो अब काम नहीं रुकता, इसको और कोई तरीका है, भुट्टो की छुट्टी करानी चाहिए। मौका मिल गया उनको जब भुट्टो साहब ने इलेक्शन अनाउंस की, और गलती ये की कि थोड़ी सी रिगिंग कर ली, कि उन्होंने सोचा था कि 2/3 होनी चाहिए मेरे पास। 5 साल तो वो गुजर चुके थे, मगर उन्होंने सोचा कि 5 साल और लेने हैं तो 2/3 होनी चाहिए, बस उसमें रिगिंग कर ली। अमेरिका ने फंडिंग कर दी 2-3 सियासी जमातों की, अब मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ, नाराज़ हो जाएंगे मेरे साथ, तो इसलिए आप मेहरबानी करके, वो मजहबी जमातें थी और सेंट्रिस्ट जमातें थी, उनको खिलाया पिलाया, उनके साथ तल्लुकात थे उनके, और उन्होंने एक मूवमेंट भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ लॉन्च कर दिया। और फिर उन्हीं के जो क्लोज थे जनरल ज़िया उल हक, जिसको भुट्टो साहब ने आर्मी चीफ बनाया था, उन्होंने कू कर दिया, और कू करके भुट्टो साहब को अरेस्ट करके रेजीम टॉपल कर दी, मार्शल लॉ लगा दिया, और फिर भुट्टो साहब को एक्सिक्यूट कर दिया। और उसका सहारा सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस थे, जिनका सहारा लेके उन्होंने भुट्टो साहब को सज़ाए मौत दिलवा दी और उनको फांसी चढ़ा दिया। दैट वॉज दी बिगिनिंग नाउ ऑफ अ न्यू ईरा। अमेरिका का अब इंटरेस्ट पाकिस्तान में पूरा हो गया, उन्होंने कहा जी भुट्टो फारग हो गया, मगर अब हम न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होगा। मगर ज़िया उल हक भी तो बड़ा चालाक था, उसने सोचा ये कैसे हो सकता है, ठीक है भुट्टो ने गलतियां की हैं, मगर मैं बम नहीं बनाऊंगा, मैं बम बनाने के करीब आ जाऊंगा, बम बनाऊंगा नहीं, बम को टेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक टेस्ट ना करें तो बम नहीं है। तैयारी कर लूँगा पूरी, मगर टेस्ट नहीं करूँगा, टेस्ट किया नहीं तो ये अमेरिका मेरे गले पड़ जाएगा। तो प्रोग्राम को जारी रखना चाहिए, मगर ये कि अमेरिका को कहें हमने नहीं टेस्ट करना, और हम साइन कर देते हैं इंटरनेशनल ट्रीटी कि हम टेस्टिंग नहीं करेंगे। अलबत्ता अगर इंडिया ने कुछ किया तो फिर हमारा हक बनता है, मगर खुद नहीं करेंगे। तो ये कह के ज़िया उल हक साहब अभी अपने पाँव जमा ही रहे थे, तो एक नई डेवलपमेंट हो गई, जिसकी वजह से जो अमेरिका जो आपसे दूर होता जा रहा था, अमेरिका फिर पाकिस्तान वापस आ गया। और वो ये थी कि सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान इन्वेड कर लिया और वहाँ अपनी एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इंस्टॉल कर दी 1979 में, 78 में। और 79 में जब वो रेजीम जो थी ख़तरे में थी इंटरनली, तो रशिया ने अपनी फ़ौज भेज दी अफ़गानिस्तान और अपनी गवर्नमेंट वहाँ, कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट वहाँ इंस्टॉल कर दी। इधर से अमेरिका पहुँच गया पाकिस्तान, और कि इसको नहीं हमने रहने देना अफ़गानिस्तान में, तो आप बताएं क्या कर सकते हैं। तो ज़िया उल हक साहब ने कहा कि बहुत कुछ कर सकते हैं हम उनके ख़िलाफ़ जिहाद कर सकते हैं, मगर हमें पैसे चाहिए और हथियार चाहिए। तो अमेरिका ने कहा डन। तो ये जो नई जो मुजाहिदीन और नई जिहाद जो है, ये पहली दफ़ा लंदन इकोनॉमिस्ट में एक मजमून आया कि ये जिहाद तो हम सुनते थे कि इस्लाम के अंदर तालीम और उस किस्म की बात है जिहाद, ये जिहाद जो है फ़ौजी जिहाद, ये तो अब नई एक डायमेंशन ज़िया उल हक ने ये शुरू किया, और अमेरिका प्रो जिहाद हो गया। जिहाद 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 अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, अगेंस्ट द एथियस्ट, अगेंस्ट द गॉडलेस रेजीम। तो यहाँ से लोगों को ट्रेन करके पाकिस्तानियों ने मजहबी जमातों से लोग लेके ट्रेन करके और अफ़गानिस्तान में भेजा, और उन्होंने अमेरिकन हेल्प के साथ और पैसे के साथ और मुजाहिदीन के साथ दे डिफीटेड द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन भाग गया, बहुत से कैजुअल्टीज़ हुई, वो वापस चले गए अपनी फ़ौजें लेके। पाकिस्तान वॉज वेरी हैप्पी। अब अमेरिका का काम पाकिस्तान में ख़त्म हो गया था, क्योंकि अमेरिका ने सोचा कि अब हमने पाकिस्तान को आखिरी निचोड़ लिया है, अब वहाँ से रूस भी चला गया है, तो अब हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमने इंडिया की तरफ जाना है, क्योंकि अब चाइना बढ़ रहा है और हमने अब इंडिया की तरफ जाना है और इंडिया को चाइना के ख़िलाफ़ खड़ा करना है। तो इसलिए फिर ये फ़ैसला किया अमेरिका ने कि पाकिस्तान से पुल आउट करना है, बहुत हो गया है।
हमने अपना काम कर लिया। तो फिर जब ज़ियाउल हक को उन्होंने समझाया कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दो, वो नहीं हुआ, प्रोग्राम चल रहा था। फिर आपने देख ही लिया कि ज़िया साहब का जहाज़ क्रैश कर गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद सारी मिलिट्री रेजीम अनरेवल हो गई, इलेक्शंस कॉल हो गए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर बन गई। और जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ अमन की बात करेंगे और नॉर्मलाइजेशन करेंगे, अब जंग शंग नहीं होगी। तो उधर राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे ये बातचीत शुरू की हमारी हुकूमत ने और उनकी जमहूरी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो यहाँ की ने सोचा ये तो गड़बड़ हो रही है, ये तो आज हम इंडिया के साथ ये सुलह करने जा रही है, कल को ये कहेगी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बंद करो, अब हमें क्या ज़रूरत है, हमने तो सुलह कर ली है। तो ये फिर फैसला हुआ कि इनकी छुट्टी करानी है। तो अकॉर्डिंगली फिर कुछ सियासी जमातों के साथ मिल के तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की छुट्टी करा दी गई और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का साथ लिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर था प्रेसिडेंट गुलाम इसाक का डिसमिसिंग द भुट्टो गवर्नमेंट, उसको अपहोल्ड कर दिया। बेगम भुट्टो साहिबा गायब हो गई, नवाज शरीफ साहब स्टेज पे आ गए। आप समझें कि आपने बाद में ये सारी चीज़ें देखी हैं कि एक को निकाला जाता है, दूसरा आ जाता है, फिर उसको निकाला जाता है, पहला आ जाता है, एंड सो ऑन। आप देखें और है। तो ये शुरू हो गया ये काम। अब अमेरिका ने आके बेनज़ीर हुकूमत को कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें। बेनज़ीर ने कहा मैं नहीं कर सकती। एस्टैब्लिशमेंट ने बेनज़ीर को कहा कि इसको अब चलने चाहिए और इसको पीछे नहीं हटना हमने। अमेरिका ने कहा अच्छा, अमेरिका ने आके कहा कि अच्छा ऐसे है कि हम आपका सारा कुछ अब सैंक्शन करने लगे हैं आपको। और 1990 में अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए पाकिस्तान के ऊपर। नो एड, नो मिलिट्री स्पेयर, सारे आपके हथियार फौजी मिलिट्री के थे, सारे स्पेयर पार्ट्स वहाँ से आते थे, सब रोक दिया। और नए अमेंडमेंट्स आने शुरू हो गए, ग्लेन अमेंडमेंट, प्रेसलर अमेंडमेंट, कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगने शुरू हो गए और सारी एड बंद हो गई, इसलिए ताकि आपको कहा गया कि आप अपना प्रोग्राम बंद करें। ये पहली दफ़ा है जब पाकिस्तान की आवाम को ये पता चला कि अमेरिका ने अब प्रेशर डालना शुरू कर दिया है कि आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद किया जाए। रोल बैक, कैप एंड रोल बैक योर न्यूक्लियर प्रोग्राम। उसके 3 पहलू थे। पहले कहते थे कि इसको फ्रीज़ कर दो, डेवलपमेंट बंद कर दो। अगली स्टेज ये कि पीछे हटो, इसको रोल बैक करो। और फिर फाइनली ये कि जो आपके न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनको फ्रीज़ कर दो। तो फ्रीज़, रोल बैक एंड डिसमेंटल योर न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो पाकिस्तान की आवाम को पता चल गया। पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा एंटी अमेरिकनिज़म बढ़नी शुरू हो गई यहाँ। वो जो पहले बड़ा प्यार था अमेरिका के साथ, हथियार आ रहे थे, इकट्ठी जंगें लड़ी जा रही थी, सब कुछ हो रहा था, वो सब ख़त्म हो गया। आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर पाकिस्तानी ख़िलाफ़ हो गए अमेरिका के। मैं बड़ी विविडली रिकॉल करता हूँ कि ये कैसे ये तब्दीली आनी शुरू हो गई। नौजवान तबका जो था, ख़बरें आनी शुरू हो गई थी, मीडिया आज़ाद हो चुका था पहले से। अयूब खान के ज़माने में तो बिल्कुल कोई आज़ादी नहीं थी, मगर जमहूरियत के ज़माने में आज़ादी आनी शुरू हो गई, बातें डिस्कस शुरू हो गई। तो और दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ एंटी अमेरिकनिज़म इन पाकिस्तान इन दी क्वेश्चन ऑन द न्यूक्लियर इशू। और उसके बाद तो खैर और फिर सारी 90 की दिहाई जो थी वो सैंक्शंस लगे रहे आपके ऊपर। 96 में जाके बड़ी मुश्किल से थोड़े से सैंक्शंस ख़त्म हुए, मगर फिर 98 में आपने देखा मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और इंडिया ने बीजेपी पार्टी आ गई और इंडिया ने आके टेस्टिंग कर दी अपने न्यूक्लियर वेपन की। तो पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का बड़ा प्रेशर था। उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट क्लिंटन थे, उन्होंने नवाज शरीफ को फ़ोन किया और कहा कि आप टेस्ट मत करें, इसको बहुत बड़ी गलती होगी, सारी वेस्टर्न आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। हमने यहाँ से जवाब ये दिया कि कैसे हो सकता है कि वो करे और हम ना करें, ये तो बहुत बड़ी हमाकत होगी, हमारी आवाम हमें कभी नहीं माफ़ करेगी। आवाम उस वक्त सुन रही थी, देख रही थी किस तरीके से अमेरिका का प्रेशर पड़ रहा है और आवाम और भी एंटी अमेरिकन हो रही थी। फिर नवाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला किया कि नहीं, हम टेस्ट करेंगे। अमेरिका पैसे देता है, नहीं देता, बंद करता है, बंद करें, हम घास खाएंगे मगर हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। तो मियाँ साहब ने फिर जैसे कहना कौड़ा कुट करके तो न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। इंडिया ने 5 किए, आपने 6 किए। हमने कहा ऐ देखो। तो उसके ज़ाहिर है कि मियाँ साहब की बहुत गुड्डी उड़ गई घर में, मगर कहीं और गुड्डी जो थी वो नहीं उड़ी और वो कट गई। और
मियाँ साहब को फिर बुलाया उन्होंने अमेरिका और लेक्चर दिया, और मियाँ साहब भी कहा नहीं सॉरी ये तो होना ही था, अगर इंडिया करेगा तो फिर हम भी करेंगे। तो फिर 99 में मियाँ साहब की यहाँ तो एंटी अमेरिकनिज्म चल रही थी। 99 में मियाँ साहब की लड़ाई झगड़े हो गए जनरल मुशर्रफ के साथ कारगिल के ऊपर, और जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दिया। जब जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो उस वक़्त जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट बुश, उसको किसी ने पूछा कि ये पाकिस्तान में जो ये जर्नैल आ गया है इसको आप जानते हैं? उसने कहा उसका क्या नाम है? ये एक कहानी है, पता नहीं सच है या झूठ है, मगर इसका मतलब इस कहानी का ये है कि उनको पाकिस्तान में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था और पाकिस्तान एंटी अमेरिका हुआ था बहुत। मगर ये हुआ कि फिर 99 में मुशर्रफ साहब आ गए, पॉकेट्स खाली थी, अमेरिकन एड आ नहीं रही थी, धेला नहीं था, IMF नहीं था, कोई कुछ नहीं था, और समझ नहीं आ रही थी करेंगे हम क्या। और उस वक़्त फिर एक नया राउंड शुरू हो गया और अमेरिका वापस पाकिस्तान आ गया। और वो नया राउंड ये था कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो करज़ई की हुकूमत थी, जो प्रो अमेरिकन हुकूमत थी, उसके ख़िलाफ़ एक जंग शुरू हो गई तालिबान की, अफ़गान तालिबान की। और अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई कि अब ये करज़ई हुकूमत को सपोर्ट करना है और तालिबान के ख़िलाफ़ बहास बनानी है। पाकिस्तान ने तालिबान को पाकिस्तानी इलाकों के अंदर आने दिया और वहाँ वो घुस बैठिए। वहाँ से उन्होंने फिर अपनी जदोजहद करज़ई और उस वक्त की प्रो अमेरिकन रजीम के ख़िलाफ़ शुरू कर दी। और अमेरिका ने फिर पाकिस्तान के साथ दोस्ती फिर कर ली, और मुशर्रफ के ज़माने में $20 बिलियन अमेरिका ने दिए पाकिस्तान को कि आप तालिबान की सपोर्ट ना करें। और फ्रॉम टाइम टू टाइम पाकिस्तान तालिबान को क्रैकडाउन करता था, एक तरफ उनकी इमदाद भी कर रहा था और एक तरफ अमेरिका को भी खुश कर रहा था। अब पाकिस्तान तालिबान को इसलिए सपोर्ट कर रहा था क्योंकि उनका ये ख्याल था कि इस्लामिक रजीम अगर वहाँ हो तो वो बेहतर होगा फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू, या ये नहीं कि कोई लेफ्टिस्ट या प्रो रशिया या प्रो अमेरिकन रजीम वहाँ हो। मगर तारीख़ ने हमें बताया कि हमसे बड़े गलत फ़ैसले हुए, आज वो हमारे गले फ़ैसले पड़े हुए हैं। अगर अफ़गानिस्तान स्टेबल होता और न्यूट्रल होता तो शायद ये जो टेररिज्म चल रही है यहाँ जो अफ़गानिस्तान से आ रही है ये शायद ना होती। बहरहाल वो अलग एक सब्जेक्ट है। तो मैं आपको यहाँ तक ला रहा हूँ कि फिर से प्रो अमेरिकन एक पॉलिसी पाकिस्तान की जो थी वो आनी शुरू हो गई। मगर जैसे ही तालिबान ने सीज़ किया अफ़गानिस्तान तो फिर उसके बाद अमेरिका जब यहाँ से गया तो इमरान खान साहब का दौर था। खान साहब ने जज्बे में आके ये कह दिया कि अफ़गानों ने ग़ुलामी जो है उसके ख़िलाफ़ इनकलाब ले आए हैं। ग़ुलामी तो अमरीकनों की थी, तो ये ज़ाहिर है ये बात उनको पसंद नहीं आई अमरीकनों को, तो उन्होंने सोचा बंदा भी ठीक नहीं है तो इसके साथ भी देखना पड़ेगा। मगर वही हुआ ये कि खान साहब जो थे वो फिर अमेरिका चले गए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती शोस्ती लगाने की कोशिश की, और जब खान साहब वापस आए वहाँ से तो कहने लगे कि मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिका और पाकिस्तान की वही दोस्ती है जैसे और मुझे इतनी खुशी है, उतनी खुशी है जितनी कि मुझे खुशी थी जब मैंने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। तो हमारी अमेरिका के साथ अब बड़ी पक्की दोस्ती होगी। उन्हें क्या पता था कि अमेरिका दोस्ती नहीं लग करता किसी के साथ, अमेरिका के अपने मफाद में जो काम होता है वो करता है, और जब आप उनके मफाद के ख़िलाफ़ जाते हैं तो अमेरिका आपके ख़िलाफ़ हो जाता है। तो उस वक़्त फिर ये खान साहब की जो पॉलिसीज़ थी उसके ऊपर एक तो वो आपने देखा कि जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो खान साहब उठ के रशिया चले गए। वो बड़ी तकलीफ़ हुई अमेरिका को, क्या कर रहे हैं उससे पहले उन्होंने वो बयान भी दे दिया था ग़ुलामी वाला। तो अमेरिका थोड़ा दूर हो गया खान साहब से और उनको तकलीफ़ होनी शुरू हो गई। ये नहीं कि उन्होंने कू करवाया इस मुल्क में, मगर उन्होंने ये ज़रूर कहा होगा कि हम खुश नहीं हैं आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ, या आपकी जो पॉलिसीज़ है इस वक्त आपको चाहिए हमें सपोर्ट करें, वेस्ट को सपोर्ट करें, और आप इस वक्त चाइना के गोद में बैठे हुए हैं और हमारा चाइना के साथ प्रॉब्लम बन रहा है, और उधर हमारा रूस के साथ प्रॉब्लम है और आपका प्राइम मिनिस्टर रूस जा रहा है, ये हो क्या रहा है। तो यहाँ एंटी अमेरिकनिज्म दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, बिकॉज अमेरिका की जो हैवी हैंडेड हैमर टैक्टिक्स थे वो आवाम तक पहुंच रहे थे, सोशल मीडिया एक्टिव हो चुका था, और अमेरिका की जहाँ जहाँ रेजीम चेंज दुनिया में हुई वो कहानियाँ अब आने शुरू हो गई कि अमेरिका में हाइटी में ये करवाया, हमें अमेरिका ने चिली में ये करवाया, अमेरिका ने ईरान में क्या करवाया था 1950s में या 60s एंड सो ऑन। तो वो सारी बातें जो थी अब
तालीम के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम तक आनी शुरू हो गई थी। सो दैट इज़ वाई देयर हैज़ बीन एन एंटी अमेरिकनिज्म इन दिस कंट्री जो अभी भी रह गई है। आखिरी स्टेज ये आई इस्लामोफोबिया की, और इस्लामोफोबिया की वजह से जिसकी निशानदेही इमरान खान ने भी की और लोगों ने भी की कि वेस्टर्न जो एंटी इस्लाम जो सेंटिमेंट वहाँ डेवलप हुआ है, उसकी वजह से भी पाकिस्तानी एंटी वेस्ट और एंटी अमेरिका हो चुके हैं।